पाकिस्तान में ही पटकथा लिखी गई थी पहलगाम हमले की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात तो शुरुआती जांच में सामने आ चुकी है। आज एनआईए के डीजी पूरी टीम के साथ उसी बैसरन घाटी में जांच के लिए पहुंचे, जिसका नजारा आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर नरसंहार किया। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक एक्शन जारी है। प्रधानमंत्री सेना को खुली छूट दे चुके हैं। माना जा रहा है कि तीनों सेनाओं के पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए टारगेट, तारीख, टाइम सब कुछ तय किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है, और खास तौर पर पाकिस्तान सरकार और सरकार के मंत्री, क्योंकि आधी रात में उठकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। सोचिए, पत्रकारों को 3 बजे रात में बुला लिया, पसीने पसीने होकर सूचना मंत्री बताने लगे कि भारत कुछ करने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तान बदला लेगा, और आतंक के पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे तीनों सेनाध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जांच आगे बढ़ रही है। कश्मीर घाटी में, जैसे हमने आपको बताया, एनआईए के चीफ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो कश्मीर घाटी भारत के साथ और आतंकियों के खिलाफ। आप सोचिए, कौन कल्पना कर सकता था। दक्षिण कश्मीर, जो साउथ कश्मीर का इलाका है, उसमें कई जगहों पर माना जाता है कि बहुत सारे कट्टरवादी लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग निकले, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर निकले। लेकिन इसी के साथ अंजाम तक आतंकवाद को हम तभी ले जाएंगे जब जितना भी लोकल सपोर्ट वहां पर मिलता है वो सब खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत ठोस कार्रवाई कर पाएगा। इस बीच आपको बता दें कि सी वोटर ने एक सर्वे किया है, मोदी सरकार को लेकर लोगों का कितना भरोसा है, आतंकवाद पर लोगों की क्या राय है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहली बार हुआ। पहली बार आतंकियों ने धर्म पूछ कर नरसंहार किया। पहली बार आतंकी हमले के बाद पूरा कश्मीर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। पहली बार कश्मीर में मस्जिदों के अंदर आतंकी हमले का शोक मनाया गया, सैलानियों के लिए मौन रखा गया, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि पाकिस्तान के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दहशतगर्दों को छोड़कर हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़ा कदम उठाने की एक बार फिर मांग की। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, दोनों मुल्क लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को पकड़ा जाए, इन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। पीएम मोदी जहां सेना को खुली छूट देकर पाकिस्तान को संदेश दे चुके हैं कि आतंकियों की आका की अब खैर नहीं, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी, और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस बीच आज एनआईए के डीजी पहलगाम की बैसरन घाटी पहुंचे, जहां वो करीब 3 घंटे तक रुके। उन्होंने आतंकी हमले के बारे में जानकारी ली। आज पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से 7 दिन पहले रेकी की थी। 15 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी। इनमें एम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। यहाँ सुरक्षा कड़ी होने की वजह से आतंकियों ने हमले को टाल दिया और बैसरन घाटी को चुना। सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी में हमले के दौरान आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिस्टम के जरिए आतंकी बिना सिम के कम्युनिकेट और मैसेज कर सकते हैं। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम आ गए थे और पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क है। इस वक्त हम अम्यूजमेंट पार्क हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो आते हैं। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने कहा कि वहां के घोड़े वालों के आतंकियों से मिले होने का शक है। शुभम ने पूछा था, बिकॉज ना शुभम ऐसी जगह जाता ही नहीं था जहाँ नेटवर्क नहीं हो।
हम इसके पहले बाली गए हैं, हम मसूरी गए हैं, तो वो हर जगह पे ऐसी ही जगह जाता था जहाँ नेटवर्क होता था। तो शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है, तो हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर। बोल देता नहीं है नेटवर्क, तो शुभम जाता ही नहीं, वो नहीं जाता, हम नहीं जाते। तो उनको तो ले जाना था ना। इधर भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को राहत दी है। भारत छोड़कर जाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिक लौट नहीं पाए हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हैं वो वापस चले जाएं, उनके देश चले जाएं, और 30 तारीख दी गई थी। लेकिन अब वो डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। एक ऑर्डर भी आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं वो एग्जिट कर सकते हैं थ्रू अटारी बॉर्डर। लेकिन आज स्थिति यहाँ पर है, चाहे वो ऑर्डर है, लेकिन सुबह से जो बॉर्डर गेट्स बंद हैं, कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो गेट्स नहीं खोले गए, और पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ पर अटारी बॉर्डर पे सुबह से पहुंचे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि एक भी सिटीजन को यहाँ से अभी तक सुबह से अलाउ नहीं किया गया। अटारी बॉर्डर पर इन दिनों बेहद भावुक नजारा है। माँ हिंदुस्तानी, बच्चे पाकिस्तानी, कहीं बच्चे पाकिस्तान में, माँ हिंदुस्तान में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई परिवार बिछुड़ गए हैं। वहीं भारत की तैयारियों के बीच पाकिस्तान के मंत्रियों की नींद उड़ गई है। उन्हें हमले का डर सता रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के पास बीच बचाव के लिए पहुंचा, लेकिन अमेरिका ने भी उसे झटका दे दिया। सवाल है कि अभी भी पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग और घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वो हमले के डर से थर-थर कांप रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आज तक ब्यूरो। अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, ये गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं। दिल्ली में वो बोल रहे थे और वहीं पर उन्होंने आतंकवाद पर जोरदार अंदाज में जिन्होंने हमला किया वो बचेंगे नहीं, ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है। और आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ देंगे। आने वाले वक्त में सरकार क्या कदम उठाती है इस पर पूरे देश की नजर है। इस बीच आज जब वो बोल रहे थे, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ पूरा विश्व दे रहा है, इस बात की भी चर्चा की। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। आइए बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। सी वोटर के सर्वे में सबसे पहले जो मेथोडोलॉजी है, 24 से 25 अप्रैल के बीच में ये सर्वे किया गया है। 1270 लोग इसमें शामिल किए गए हैं सैंपल साइज के तौर पर। और जो तरीका है वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, टेलीफोन करके उनसे उनकी राय पूछी गई। पूरे देश में ये किया गया है, देश भर में अलग अलग राज्यों में लोगों से पूछा गया है। अब आइए सबसे पहला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया था, पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत करते हैं। और पीएससी में जो पहला सवाल सी वोटर सर्वे में पूछा गया, मोदी सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने में कितनी सफल रही है? काफी हद तक कहने वाले 41% लोग हैं, सबसे ज्यादा 27% कहने वाले हैं कुछ हद तक, यानी दोनों को मिला लीजिए तो 68%। वहीं असफल कहने वाले 28% लोग हैं और कह नहीं सकते वाले बहुत कम है, 4% लोग हैं। लेकिन तो कुल मिलाकर अगर आप ऐड कीजिए तो सरकार को इस मामले में सफल या बहुत सफल मानने वाले 68% लोग हैं, 68%। वहीं 28% मानते हैं सरकार असफल रही है और 4% कहते हैं कि इस पर हम कह नहीं सकते।
जो अगला सवाल सी वोटर के सर्वे में पीएससी में कहा गया है, वो पूछा गया कि आतंकियों ने सैलानियों को क्यों निशाना बनाया। इस सवाल के जवाब में अर्थव्यवस्था, पर्यटन को नुकसान पहुंचाना 30% लोगों ने कहा। मोदी सरकार की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना 35% ने कहा। देखिए, जाहिर तौर पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो बदलाव कश्मीर में आए हैं उसको सेटबैक के लिए लोग वजह मानते हैं सबसे ज़्यादा। वहीं सेना पुलिस पर हमले से बेहतर रणनीति, ये 13% लोग मानते हैं, और अन्य 13% है, वही कह नहीं सकते वाले भी 9% हैं। अन्य कहने वाले ऐसे थे कि मतलब कुछ और वजह हो सकती है इसके अलावा भी। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा मोदी सरकार की जो कश्मीर में कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए 35% मानते हैं, और पर्यटन को सीधा जो टूरिज्म वहां पर बढ़ा है, आपको पता है हाल के दशक में 6 गुना पर्यटन वहां पर बढ़ा है, कई गुना वहां पर इजाफा हुआ है लोगों की कमाई में, और इसीलिए आम कश्मीरी निकला है सड़कों पर ताकि पूरे भारत से जो लोग वहां जा रहे हैं वो जाते रहें। 30% लोगों ने माना कि हाँ, इसकी वजह से ये हुआ है। अगला सवाल जो हमने पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में सी वोटर के सर्वे में पूछा, पहलगाम हमले की सबसे बड़ी वजह आपकी नज़र में क्या है। कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास मानते थे 31% वहीं 18% कहते हैं अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में। पाक ने घरेलू मुद्दों से ध्यान भटकाया 17%, 7% है पीओ के वापस लेने की प्रतिक्रिया है, और 10% कह रहे हैं वक्फ कानून के विरोध में प्रतिक्रिया है। 6% कह रहे हैं विदेश में भारत की छवि खराब करने के लिए है। 6% अन्य कह नहीं सकते वाले 5। 4 सवाल और बचे हैं, जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं, जिसके बाद हम यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना शुरू करेंगे और युवा भी जो बैठे हैं सवाल पूछेंगे। मोदी सरकार को बदला, जो 5वें नंबर का है, देख लीजिए पलट के। मोदी सरकार को बदला लेना चाहिए, उरी या पुलवामा जैसा बदला 7%। अब ये देखिए, 75% लोगों ने कहा उरी या पुलवामा से भी बड़ी कार्रवाई भारत को करनी चाहिए। इस सर्वे में भारत का सेंटिमेंट दिख रहा है, इस सर्वे में लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है पाकिस्तान के खिलाफ, वो साफ दिख रहा है। 11% कह रहे हैं कूटनीतिक रास्ता होना चाहिए, 3%, अन्य 4% कह नहीं सकते। जो अगला सवाल हमने इस सर्वे में पूछा, हमले का कश्मीर में पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा, बुरा असर कहने वाले 58% लोग थे, 58%। वहीं 23% कह रहे थे थोड़ा असर पड़ेगा। तो असर मानने वाले आप देख लीजिए लगभग 80% से भी ऊपर हैं। वहीं 81%, वहीं 11% कह रहे हैं कोई असर नहीं होगा, और कह नहीं सकते वाले 8%। धारा 370 हटने से, जो अगला सवाल है, धारा 370 हटने से कश्मीर में शांति के दावे को कितना दम मिला है। काफ़ी हद तक शांति हुई है मानने वाले 49%, कुछ हद तक 20%, यानी लगभग 70% मानते हैं कि शांति बढ़ी है। वहीं पहले से खराब स्थिति कहने वाले भी 25% लोग हैं इस सर्वे में, 6% कह नहीं सकते। और जो अगला सवाल है, पहलगाम हमला कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश है, 54% कह रहे हैं हाँ, और नहीं वाले 15%। और जो आखिरी सवाल हमने इस सर्वे में पूछा है, घाटी में नई सरकार बनने के बाद सुरक्षा में सुधार हुआ, बहुत सुधार 25%, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सुधार 35%, माफ कीजिएगा, थोड़ा सुधार कहने वाले 35% है, तो सुधार मानने वाले 60% लोग हैं। वहीं कोई बदलाव नहीं कहने वाले 23% है, 23%। पहले से खराब हालात, ये सिर्फ 6% लोग कह रहे हैं, और 11% कह नहीं सकते। आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आपकी पार्टी पर प्रदीप भंडारी जी, आपकी सरकार पर, हम सब की सरकार पर बहुत ज्यादा अब ये एक तरह से कंधों पर है, क्योंकि लोग, आप 75% आप देख रहे हैं, 75% कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हमने किया था वो नहीं, उससे बड़ी कार्रवाई चाहिए। अंजना जी, उससे बड़ी ही कार्रवाई होगी, और ये दर्शाता है कि आज देश को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक करी, जैसे बालाकोट किया, उससे बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो देश का मूड इस सर्वे से स्पष्ट है। वहीं अगर 26/11 के आतंकवादी हमले के बाद अगर ये कोई सर्वे करता तो लोग ये मानते कि उस वक्त की सरकार पाकिस्तान से सिर्फ डॉजियर खेल सकती थी, परंतु सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को माना।
तो आज भारत जानता है और विपक्ष भी ये जानता है कि उम्मीद सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है और हम प्लानिंग के साथ में करेंगे। 10 दिन लगे थे हमको सर्जिकल स्ट्राइक करने में, बालाकोट करने में। सरप्राइज होगा पर पाकिस्तान की 7 पुष्टियां याद रखेगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। पर इस बात यह है अंजना जी, जहां एक तरफ देश का मूड 75% लोग ये कह रहे हैं अक्रॉस 4 क्वेश्चनिंग में देखूं कि कश्मीर में शांति बढ़ी है, दूसरा मोदी सरकार पर भरोसा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है। विपक्ष ऐसा क्यों हो रहा है कि वापस से पाकिस्तान के अंदर कोट किया जा रहा है? एक बार कोई चीज होती है तो उसको कहते हैं गलती, पर बार बार होती है तो उसको कहते हैं आदत। तो आप मुझे बताइए, कल राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष साथ में है, आज ही आरजेडी के एक नेता को वापस से पाकिस्तान टीवी कोट करता है। और क्यों नहीं अभी तक सिद्धरमैया, सैफुद्दीन सोज, बीके हरिप्रसाद, तमाम वो नेता जो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान पे विश्वास करना चाहिए, उन सबको कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड किया। मैं बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करने की रही है और यह जवाहरलाल नेहरू जी के समय से रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू जी 1953 में अपनी स्पीच में कहते हैं मेरे हिसाब से पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार हमारी दोस्त है और उस हिसाब से हमें नीति बनानी चाहिए, तो यह इनकी नीति थी। हम पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर आतंक के आकाओं को जवाब देंगे। और 4 लाइनों से बताऊंगा कि हमारा प्रण क्या है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, अब याचना नहीं अब रण होगा और पाकिस्तान के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, राजनीति बाद में कर लेना और आज तक के मंच में यह गारंटी दीजिए कि जब सेना हमला करेगी तो फिर सेना के मनोबल को कम करने के लिए प्रूफ, ये सब चीजें मत मानना। क्या गारंटी दे सकते हैं दीपक झा? क्या गारंटी दे सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? क्या ये पॉलिटिक्स थोड़ा वेट कर सकता है? मैं देशवासियों की तरफ से कह रही हूँ, खूब लड़िएगा, आप वोट के लिए जाइएगा घर घर, बताइएगा कि क्यों फेल हुए, लेकिन क्या ये रुक सकता है? पाकिस्तान कभी चीन से भीख मांग रहा है, कभी अमेरिका के पास जा रहा है, अभी इतनी गतिविधियां हैं, एनआईए के जो डीजी हैं वो वहां बैठे हुए हैं आज दिन भर। ऐसे में थोड़ा सा रुक सकता है सर पॉलिटिक्स? बिल्कुल अंजना जी, आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी सरकार से इस वक्त सवाल नहीं कर रही है कि आपने क्या किया, क्या करेंगे। बात है हमारे लिए अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि त्रैलोक्य से बढ़ के है हमारे लिए। हमारे अंदर वो खून बहता है कि हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में कर चुके हैं, इसलिए खून खौलता है और बार बार पूछते हैं, उनसे पूछते हैं जो सत्ता में आए थे, वो कहे थे 1 के बदले 10। अरे भैया 1 के बदले 10 कब लाओगे? क्योंकि हमारे सैकड़ों जवान, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बेगुनाह मारे जा रहे हैं, और आप बात करते हैं कि विपक्ष से लड़ते हैं। अरे विपक्ष आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के खड़ा है, कहते हैं ना, लेकिन आप क्या करते हैं? नाम पे मजहब के जमघट है लोगों का, शहर में शायद दंगा होने वाला है, तो आप मजहबी रंग देते रहिए, विपक्ष से लड़ते रहिए, लेकिन देश की जनता, देश की युवा, देश की आवाम एक साथ एक स्वर में कह रही है महंगाई पे आपसे सवाल नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे आपसे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी अब तब तक शांत हम नहीं बैठेंगे जब तक उस दुश्मन को नापाक इरादा, नापाक यहाँ पे काम करने वालों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देश तंग आ चुका है, चाहता है कि अब बच्चा पैदा होने वाला, जो कश्मीर में बच्चा पैदा हो, खुली हवा में सांस ले सके, वो दिन कब आएगा? हिंदुस्तान से दहशतगर्दियों में आप ढूंढते हैं, कहते हैं। देखिए दूसरी बात एक और बोलूंगा, नरेंद्र मोदी जी 80 और 20 की बात करते हैं, कपड़े देखकर रंग पहचानते हैं, तो मोदी जी आपके लिए तो आसान है। आतंकवादी हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, चाइना में है, बांग्लादेश में है, कहाँ है बताइए? आपका राडार सिस्टम काम करता है कि नहीं करता, या बादलों में छुप गया? वैसे भी आजकल मई जून का महीना चल रहा है, बताइए ना, राडार चला दीजिए। जवाब देता हूं। ठीक है प्रदीप जी जवाब दीजिए। अंजना जी, मुझे अच्छा लगा कि अंजना जी 10 सेकंड और दूंगा, लेकिन जब आतंकवादियों को ईमेल इनके ध्रुव सक्सेना करते हैं, असाया अंद्रावी को जब ये पोस्टर लड़की बना देते हैं जिसके नाम पे देशद्रोह का आरोप लगा है, ये किस मुंह से आतंकवाद की बात करते हैं? किस मुंह से जाके बिरयानी खा के आते हैं और यहाँ से कहते हैं हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे? दोगला चरित्र है भाजपा का, आग लगाने का काम करते हैं, देश को धर्म में बांटने का काम करते हैं। और तो आप जिस नाम पे गाली देते थे,
उस पे भी आ गए हैं भैया वापस। 10 नहीं 40 सेकंड तक जवाब तो दे दूं। उसी मुंह से करते हैं जिसमें घर के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, उसी मुंह से बात करते हैं कि बालाकोट करते हैं। आपके जैसे नहीं डोजियर हिंदू आतंकवाद का 26/11 को, और आपके जैसे नहीं कि कांग्रेस के पार्टी को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कोट करते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, मुझे इनसे पीड़ा हुई। पीड़ा इस बात से हुई कि कल कांग्रेस पार्टी ने एक गायब करके पोस्टर रिलीज किया, पहले पूरे दिन डिफेंड करते गए, पाकिस्तान ने उसको कोट करा, फिर जाकर इनने गलती मानी और फिर डिलीट करना पड़ा। चलो ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ अंजना जी, इनका नेता एनएसयूआई का फतेह कुमार साहू ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल करता है कि जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। एनएसयूआई कांग्रेस के नेता को सुप्रीम कोर्ट आज के दिन, जिस दिन दीपक झा बात करें, फटकार लगाती है कि सेना के मनोबल को कम मत करो। तो राहुल गांधी के कहने के बाद भी हर कांग्रेस का नेता सेना के मनोबल को कम क्यों कर रहा है? इनकी कथनी और करनी में फर्क है। अगर सच में इनकी नीयत साफ होती तो सीतारमैया को पार्टी से हटाते या सस्पेंड करते, ये साहू के खिलाफ एक्शन लेते, बीके हरिप्रसाद के खिलाफ एक्शन लेते, विजय वर्टिकर के खिलाफ एक्शन लेते। पर ये पाकिस्तान की बी टीम है। अब लिख के रखिएगा, जब हम हमला करेंगे उसके कुछ ही दिन के बाद में ये इस पे राजनीति करेंगे। आज की डिबेट रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इस सेना के एक्शन का को नहीं स्वीकारेंगे। छोटा सा जवाब, क्योंकि बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं ना, 4 लोग मुंह देख रहे हैं आप ये दोनों का। बताइए, क्या आप लोग देशद्रोही हैं? आप लोग देशद्रोही हैं? कोई मंत्री आके कहेगा कि आप लोग देशद्रोही हैं? आपकी वजह से पुलवामा हुआ, आपकी वजह से पहलगाम हुआ, ये किसने बोला है? पीयूष गोयल ने बोला है। पीयूष गोयल ने बोला है। पीयूष गोयल देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए मंत्री हैं। चुप रहिए, झूठ बोल रहे हैं, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। तो देश की जनता को देशद्रोही कहना, कांग्रेस मेरी दोस्त है, गद्दार कहना भाजपा का काम है। जब खुद लड़ नहीं पाते तो देश की जनता अरे तो ये थोड़ी लड़ते हैं, क्या बोले जा रहे हैं आप? तो लड़ेंगे ना। अच्छा, एक के बदले 10, एक सवाल है प्रभु, एक सवाल है, एक के बदले 10 लेकर कौन आएगा? कौन आएगा? वीर सेना लेके आएगी ना। सेना लेके आएगी ना। 10 सेकंड एक। हाँ। अरे तो सेना लेके आएगी ना, सेना पर सवाल नहीं पूछना है तो सेना को काम करने दीजिए। बताओ कब ला रहे, ये थोड़ी ला पाएंगे, ये क्या करेंगे? तो पॉलिटिशियन है, लाती तो सेना है ना साहब, सेना का तो मनोबल बढ़ाइए। अब मनोज काका जी को बोलिए। 10 सेकंड। हमारी सेना बिल्कुल संयमित और संस्कारी सेना है। बात यह है कि हमारी सेना जो सरकार ऑर्डर करती है वो काम करती है। हमारी सेना बेलगाम सेना नहीं है। हमारी सेना का जो मुखिया है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। जब वो आदेश देंगे, ऑर्डर करेंगे, तब जाके युद्ध लड़के आएंगे। ऐसे नहीं लड़के आते किसी को मार के आ जाएंगे। देखिए, नहीं मार के आते। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी बिल पावर दिखाएं, प्रधानमंत्री इच्छा शक्ति। एक तो बहुत गंभीर विषय है, हमारे लोगों की जान गई है और उससे पूरे देश का 140 करोड़ लोग और पूरी दुनिया में जो लोग भी मानवता इंसानियत के पक्ष में हैं वो सब लोग मर्माहत हैं। लेकिन जो पाक ने करा है वो जघन्य करा है और उसकी कहीं भी दुनिया में हर जगह उसकी मजम्मत हो रही है। उसके लोग बहुत उससे नफरत कर रहे हैं और पाक की यही हैसियत है। वो उसकी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत यही है कि वो छिप करके वार करता है। उसकी कभी हैसियत नहीं हो पाई 75 सालों में कि वो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना से आंख में आंख मिला के बात कर सके। वो क्या करेगा? वो छुपा हुआ है। लेकिन जो बात है कि जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम वो मुल्क हैं और वो लोग हैं जो अपने सरहद की सुरक्षा के लिए जान दे देते। हमारे सेना का मनोबल कैसे बढ़ेगा? बीजेपी के साथी ने मोदी जी के गीत गाते हुए कहा कि सेना का मनोबल अग्निवीर लाने से थोड़ी बढ़ेगा। सेना का मनोबल तब बढ़ा जब इस देश के श्रद्धेय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव हुए और उससे पहले शहीद होने वाले 100 शहीदों के 100 उनके घर नहीं जाते थे और उन्होंने ऐलान किया कि अब सेना में देश की सरहद के लिए जो शहीद होगा उसका 100 उसके घर जाएगा और डीएम और कलेक्टर आके सलामी करेंगे और उसे पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह के कृत्यों से सेना का मनोबल बढ़ता है। सेना का मनोबल ऐसे नहीं बढ़ता है कि 25 साल की नौकरी को 4 साल का कर देंगे। सेना का मनोबल ऐसे नहीं बढ़ता है कि जाके चुप चुप अपने दुश्मन देश से बिरयानी खा के आ जाएंगे और साल का आदान प्रदान कर देंगे। ये पूछना चाहिए, ये सवाल नरेंद्र मोदी जी से होना चाहिए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, उसी पहलगाम में एक सरकार का एक सांसद जाता है, अपनी सालगिरह मनाता है, सुरक्षा रहती है। एक किरण पटेल गुजरात का जाता है, उसे जेड श्रेणी सुरक्षा रहती, लेकिन हमारे नागरिकों पे सुरक्षा नहीं थी। ये तो सवाल है। विपक्ष के किसी सवाल को पाकिस्तान वाले ट्वीट कर देंगे, ये सोचकर विपक्ष के लोग सवाल ना पूछें कि वहां पर सुरक्षा नहीं थी। पूछिए सवाल अंजना जी, पर मैं पूछना चाहता हूं, सब देश में मानते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है,
आप लोग मानते हैं आप कि नहीं मानते हो कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं? सुनो तो बीच में बिरयानी खाने कौन जाता है? बिरयानी खाने वाले लोग दुश्मन बोलते हैं। तरीका नहीं, मैं सुनो तो दीपक, ये रहे अखिलेश यादव 2022 के अंदर कहते हुए कि पाकिस्तान से भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एनिमी और देश का दुश्मन नहीं है। और आप बताइए शुभम द्विवेदी के परिवार से अभी तक मिलने क्यों नहीं गए? तस्वीर है शुभम द्विवेदी के परिवार से अभी तक मिलने क्यों नहीं गए? क्यों बोलते हैं अखिलेश यादव, क्यों बोलते हैं अखिलेश यादव कि भाई हम लोग डिस्ट्रैक्शन बिना हमारे देश के लोगों को बताए देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान क्यों गए? हमारा दुश्मन देश में क्या कर रहा है? मैं भी इंटरप्ट करूंगा, आपके बीच में नहीं, मैं भी इंटरप्ट करूंगा, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। भाई मैं कहना चाह रहा हूं अखिलेश यादव जी की नीति और नियत साफ हो। सवालों का जवाब दे दो। अखिलेश यादव मिलिट्री स्कूल से पढ़े लिखे हैं, उनकी सामरिक समझ बहुत ज्यादा है। मैं आपको पूरी डिबेट में नहीं बोलने दूंगा, ये तरीका सही नहीं है। मैं आपको गुंडागर्दी कर रहे हैं डिबेट में, ये तरीका सही नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूं सीधी सी बात, भाई शुभम द्विवेदी, शहीद शुभम द्विवेदी के परिवार से जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि मिलने क्यों नहीं गए, उन्होंने बोला मैं नहीं जाता और अभी तक नहीं मिलने गए। क्यों नहीं मिलने गए? क्यों नहीं अभी तक? अखिलेश यादव ने बोला कि भारतीय हिंदुओं को वहां पे हिंदू होने के कारण मारा गया। क्यों नहीं सच को स्वीकार रहे हो? अखिलेश यादव से जब ये कहा गया तो बोला हम डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सच तो स्वीकारिए सर जी। और आज आपका ये सर्वे खुद 75% लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इमरान मसूद को जाके सुन लो, जम्मू कश्मीर परिवर्तित हुआ है। सवाल यह है कि हमें यहीं से हल निकालना है, लेकिन इस मामले का अगर हम देश के अंदर उन्माद पैदा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तब तो फिर वही सफल हुए ना। हमें ही तो बताना है कि वो गलत है और जो वो कर रहे हैं वो गलत है देश के लिए। देखिए अंजना जी, बहुत एक इंटरेस्टिंग डेटा आया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी 10% लोग खड़े हैं। आप यदि तीसरा सवाल देखेंगे तो आपको लगेगा कि 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में जो प्रतिक्रिया हुई, और रॉबर्ट वाड्रा ने भी यही कहा था। दूसरी बात, मेरे लिए मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं की हत्या हुई और जो पहलगांव में हत्या हुई, दोनों को मैं इस्लामिक आतंकवाद का पर्याय मानता हूं। भारत की सेनाएं पाकिस्तान में घुस करके तो मार देंगी। आप जितने भी डिफेंस के आप एक्सपर्ट से पूछिएगा, वो कहते हैं कि 2.5 फ्रंट वार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक फ्रंट कौन है? पाकिस्तान। दूसरा फ्रंट कौन है? चाइना। जो तीसरा फ्रंट है, जो अंदर में पाकिस्तान और बांग्लादेश पल रहा है 70 साल में, जो अंदर से देश को खोखला कर रहा है, जो मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को मार करके भगा रहा है, जो संभल के अंदर कत्लेआम करके भगा रहा है, हम क्या कर रहे हैं कि इस देश में हम सिम्टम्स को ये कर रहे हैं। आप बंदूक की लड़ाई से, मैं फिर कह रहा हूं, बंदूक की लड़ाई से जिहाद की विचारधारा को खत्म नहीं कर पाएंगे। जब तक जिहाद की असली जड़ तक आप नहीं जाएंगे। यदि मदरसों में 11वीं सेंचुरी का हिदाया बुक पढ़ाया जाएगा दारुल इस्लाम और देवबंद में, तो आतंकवादी ही पैदा होंगे। और इस देश में ऐसे हजारों पॉकेट्स हमने खड़े कर दिए हैं। मुर्शिदाबाद तो आपको सिम्टम है साहब। 24 आप एक मिनी बांग्लादेश आपने अहमदाबाद में देखा, वो क्या आप लड़ाई के अंदर आपकी बहुत सारी सीआरपीएफ के जवानों को आपको वहां घेरना पड़ा, आप उनको ऑपरेशन क्लीन करना पड़ा। 24 परगना से सारे के सारे आधार कार्ड जो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं, उनकी क्या आप करेंगे? जो पूरे देश में आज के दिन में 5 करोड़ के आसपास आबादी फैल गई, जिनको हटाने की बात चली थी, तो भारत का मुसलमान आकर के सीएए का नारा लगाते हुए शाहीन बाग खड़ा कर दिया था। इस मानसिकता से लड़ने के लिए देश को, और एक अंतिम बात कर दूं, फिर कहेंगे कि आप इतिहास, 15 अगस्त 1948 को, यानी 1 साल बाद आजादी के, माउंटबेटन ने एक चिट्ठी लिखा पंडित नेहरू को कि मैं आज कल आयरलैंड जा रहा हूं एडविना के साथ, उसके बाद कनाडा जाऊंगा। हमने जो आपको सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने का सलाह दिया था, वो बड़ी भारी गलती की थी। और ये जानते हुए कि पाकिस्तानी कमांडरों ने लिख करके दिया है कि हम युद्ध हार जाएंगे, भारत से युद्ध नहीं लड़े। आपकी सेनाएं जीत रही थी, फिर भी हमने आपको युद्ध बंद करने के लिए दिया है। 15 अगस्त 1948 का लॉर्ड माउंटबेटन का चिट्ठी जो मैंने निकाल करके रखा है, ये नेहरू को लिखा। तो ये पाप तो एक ही 563 से ज्यादा
देसी राज्यों का विलियन कह क्या रहे हैं? सरदार पटेल ने क्या बोल रहे हैं? खत्म कीजिए। 563 राज्य आ गए, एक राज्य सिर्फ एक प्रोविंस, एक प्रिंसली स्टेट नेहरू के पास था। आज भी वो नासूर बना करके पंडित नेहरू छोड़ करके चले गए और कांग्रेस आज भी उन्हीं के साथ खड़ी रहती है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। अंजना जी, मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे उतना मौका दीजिए जितना इन लोगों को बोलने का मौका दिया है। देखिए, जब सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई तब सबने यूनानिमसली क्या कहा कि मोदी जी सरकार जो भी फैसला लेगी हम सब आपके साथ में कांधे से कांधा मिला के खड़े रहेंगे, जो आप पाकिस्तान के खिलाफ फैसला लो। अब आपके सी वोटर सर्वे के अंदर भी क्या दिखा रहा है? मोदी सरकार को बदला लेना चाहिए। उरी या पुलवामा से भी बड़ी कार्रवाई, 75% लोगों ने कहा हाँ बदला लेना चाहिए, उससे भी भारी कार्रवाई। तो किस चीज ने रोका है मोदी जी को? अरे घुस जाइए, खदेड़ डालिए ना पूरी तरह से पाकिस्तान को, आतंकवादी को, उनके सरगना को। क्यों रुके आप? और हम तो ये चाहेंगे कि आप घुस जाइए घर के अंदर, और घुस के निकलना नहीं है, अब उस घर के ऊपर कब्जा करके बैठना है, क्योंकि वो अपनी जगह है। अब वहां से लड़के निकलना नहीं है, घुसिए। मगर यहाँ क्या हो रहा है? आपस के अंदर मुसलमानों को गाली, कश्मीरियों को गाली, आपस में लड़ने के अंदर पूरा देश जब 140 करोड़ की आबादी एक तरफ खड़ी हुई है तो आपस में क्यों लड़ना? आज ही के दिन जो शहीद लेफ्टिनेंट नरवल थे, उनकी बीवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे जाना छोड़ दो, उनका पीछा छोड़ो, और हाँ न्याय हमको चाहिए। इतना बड़ा तमाचा मारा है आपके मुंह के ऊपर, आपको नहीं समझ आता। मगर आप क्या कर रहे हैं? आपके मंत्री आए दिन बीजेपी वाले जा रहे, तुमको कलमा पढ़ने को बोला, तुम्हारा धर्म पूछ के गोली मारा। अरे भाई, जिसने धर्म पूछ के गोली मारा वो इंसान नहीं, दरिंदा है, कुत्ता, उसको मारना ही है। खत्म कर दो। ओवैसी साहब बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। ओवैसी साहब ने कहा है, उन्होंने 3 बार कहा, बिल्कुल कहा उन्होंने, आप कलमा पढ़वा रहे थे वहां लोगों से, जो नहीं पढ़ रहे थे उनको मारा। वही तो बोल रहा हूं मैं, धर्म पूछकर मार रहे थे। अरे मैं वही बोल रहा हूं जना जी, मैं वही बोल रहा हूं कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा के उनको मारा, जब पैंट उतार के मारा, उनको धर्म पूछ के मारा, वो दरिंदे गए, गलत है। उनको आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। मगर उनकी भाषा वाले क्यों बोल रहे हैं? क्यों उनके मकसद में आप कामयाब कर रहे हैं? आपके भाजपा के लोग जाते हैं, बोलते हैं मुसलमानों की दुकान में जाएंगे, बोलेंगे चाहे हनुमान 40 पढ़ के दिखा, नहीं पढ़ के दिखाया उसको मारेंगे। कोलकाता के अंदर एक हिंदू डॉक्टर, शुरू हो गया आपका, ये हिंदू मुसलमान शुरू कर रहे हैं। कहा गया नहीं, हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं, नहीं बोला। ऑल पार्टी मीटिंग में अमित शाह ने माना कि हमारी कोई गलती, कोई फिर चूक शुरू हो हो चुकी गया। है। अच्छा, चूक हुई, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। 15 मिनट वाली अपनी आइडियोलॉजी बाहर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया। क्यों दर्ज करवाया एफआईआर पे? क्या डेमोक्रेसी में सरकार को सवाल करने का अधिकार नहीं है आपको? हम तो सवाल करेंगे। अरे अटैक करिए, गाजा में 140 करोड़ की आबादी आपके साथ खड़ी हुई है। पूरी दुनिया का मुसलमान सड़क पर आकर के उतर जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान गाजा की घटना के लिए सड़क पर उतरता है। आपने किसी भी इस्लामिक कंट्री में इसके खिलाफ आपने प्रदर्शन होते हुए देखा है? प्रोटेस्ट भी किया, नहीं देखेंगे, न देखा हुआ। दूसरी बात किया है ना, कश्मीर में हुआ है। दूसरी बात 10 सेकंड के खिलाफ बोलते हैं, बोल के दिखाओ ना। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो, मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता हूँ, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूँ। अभी बताता हूँ, टाइम मत खाओ मेरा। दिखाने जाते हो, आप साड़ी लेकर चले जाते हो, आप शादियों में जाते हो, आप जिन्ना की कब्र पे जाते हो। 10 सेकंड कब्र ठहर दीजिए। इंडियन मुस्लिम, अंजना जी 10 सेकंड कब्र ठहर दीजिए। अगर जरूरत पड़ गई, देखिए अगर जरूरत पड़ गई तो बॉर्डर पे भारत के जवान के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहेगा वारिस पठान, और पाकिस्तान को नस्तनाबूद करेगा। हम तो 1947 से शहादत देता है। इस देश में पड़ोसी की तमन्ना आतंकवाद है, जोर कितना बाजू है कातिल। मेरा सवाल सरकार से भी और विपक्ष से भी है कि जो अभी अटैक हुआ है, क्या उसी का वेट हो रहा था जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उन्हें उनकी जांच करने के लिए? क्या हम अटैक का ही वेट कर रहे थे? पहले सरकार या विपक्ष में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो बात समझ गए। 3 लाइन का जवाब जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे बहुत सारे सवाल। हम इन प्रिंसिपल एनआरसी के पक्ष में हैं और एनआरसी ही इसका सल्यूशन है। विपक्ष के लोग एनआरसी पे हिंदू मुसलमान करते हैं, इसका सल्यूशन एनआरसी का है। हर दिन सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा रही है, इस आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। मेरा सवाल वारिस इस्लाम जी से है। इन्होंने वारिस पठान जी से है कि उन्होंने कहा कि हम जाके खुद लड़के आएंगे और बदला लेके आएंगे। क्या इनको देश के आर्मी पे विश्वास नहीं है? इनको भारतीय सेना पर विश्वास नहीं है?
मैम मेरा सवाल ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो पाकिस्तान चाह रहा था कि हम इस तरह के घटना कराएं कश्मीर में जिससे हिंदू मुस्लिम हो जाए, और जिस प्रकार से यहाँ पर बहस हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सभी लोग आकर के अल्टीमेटली वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। इस पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको असदुद्दीन ओवैसी जी से सीखना चाहिए कि आपके आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, आपके मत मिल नहीं सकते हैं, लेकिन जो मन भेद है वो नहीं होना चाहिए, और जब भी देश की बात आती है तो आपको एक साथ खड़े होना चाहिए। जवाब अरे जवाब आपका हो। मेरा प्रश्न सत्ता पक्ष से है कि हम आतंकवादियों से बदला कब तक खेलेंगे, आतंकवाद पर अंतिम प्रहार कब होगा? मेरा सवाल आप सबसे है कि भारत सरकार ने हमले के बाद क्या कदम उठाए, क्योंकि जब से हम लोग आए आधे लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने किया है और आधे लोग कह रहे हैं मुसलमानों ने नहीं किया। कोई ये नहीं बोल रहा क्या फैसला हुआ है, क्या नहीं हुआ। देख अंजना जी जवाब तो सुनिए। सर आपने कहा कि देवबंद में जो किताबें पढ़ाई जाती है, क्या आप जानते हो 1857 में जो देवबंद मदरसा बना था वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बना था? अंजना जी मेरा जवाब, आपसे जो सवाल था सेना पर भरोसा नहीं, उसका जवाब देखिए मेरी सेना के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। मैं सैल्यूट करता हूं 10 बार मेरी भारतीय सेना को। ऐसे सेना है कि जाके खदेड़ के आ सकती है पाकिस्तान को। मैंने ये कहा कि अगर कभी जरूरत पड़ गई तो जो हमारी रोज नेशनलिज्म पेट्रोलिज्म की बात करते हैं लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्यों मिट्टी डाल रहे हैं? जाएंगे वहां से कांधे से कांधे मिलाकर लड़ेंगे और पाकिस्तान को और आतंकवादियों को खदेड़ेंगे। हर धर्म के लोग आतंकवाद का शिकार बनते हैं, तो क्या आतंकवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना सही है? जब हर धर्म कहता है कि हमें शांति बनाए रखना चाहिए, तो ये कौन लोग हैं जो धर्म का चोला पहन करके हमारे देश पे हमला कर रहे हैं? कश्मीर में ये पहली हमला नहीं है, इससे पहले भी कई बार आतंकी हमले हुए हैं। क्या कहते हैं सत्यपाल मलिक जब उस टाइम जो किया था वो आई थी उसके बाद भी कई बार हमला हुआ है। लेकिन कश्मीर में जो है आप जानते हैं कि वो टूरिस्ट प्लेस है पहलगांव, और वहाँ जो है जाते हैं टूरिस्ट, वहाँ क्यों सुरक्षा नहीं है? पाकिस्तान कुछ भी करता है, भुगतना यहाँ के मुसलमानों को पड़ता है, तो ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ के वो इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या भुगतना पड़ रहा है? नहीं मतलब कुछ भी हाल था। अच्छा बड़े तौर पर अगर इस पूरे सर्वे को देखें तो 3 सबसे बड़ी फाइंडिंग्स आपकी नजर में क्या है? एक तो सरकार से उम्मीद बहुत ज्यादा, अगर 75% कह रहे हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा तो वो एक बड़ा एक्शन की उम्मीद में है। लेकिन सरकार को भी सब कुछ प्रोस कॉन्स वे करके करना है, इसलिए नहीं कि ये दबाव है इसलिए काम करना है। सेना को खुली छूट दी गई है। आज गृह मंत्री ने भी खुलकर कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस वाले अपने उस पर चलेंगे। दूसरा मुझे लगता है अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में, पर्यटन के विरोध में जो लोगों का मानना है, जो ट्रैक पर आ रहा था, और आम कश्मीरी का निकलना, आपकी नज़र में सबसे बड़ी फाइंडिंग्स क्या है? अंजना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फाइंडिंग इस पूरे सर्वे की तो एक तो ये है कि देश का जनमानस एक स्वर में बोल रहा है। सबसे बड़ी फाइंडिंग आपने मुझसे पूछा तो मेरे लिए है, क्योंकि आप जानती हैं कि हम लोग तमाम जब सर्वे और ट्रैकर्स करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल पार्टिजानशिप के आधार पे लोगों के जवाब अलग अलग आते हैं। जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, उनका मत कुछ और होता है, जिन्होंने कांग्रेस को दिया उनकी राय कुछ अलग होती है तमाम मुद्दों पे। लेकिन एक ये मुद्दा ऐसा है जिसके ऊपर पूरा देश एक स्वर में बात कर रहा है। जो बात कर रहा है उसमें कोई पार्टीजन अलायंस के ऊपर कोई उसमें वेरिएशन मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। और अगर ऐसा है तो अंजना मुझे लगता है कि मैं बात 2-3 कड़वी कहूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उम्मीद है कि इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे दिया जाएगा। मुझे डिबेट सुन के असल में दुख हुआ। मुझे लगता नहीं कि आज की जो डिबेट चल रही है वो देश के जनमानस से मैच कर रही है। जो आपके स्टूडियो में सारे युवा बैठे हैं उनसे आप हाथ उठवा के पूछ लीजिए कि इस डिबेट से वो सहमत है, इस डिबेट के बाद में उनका सर गर्व से ऊपर उठ रहा है या इस क्राइसिस के समय में उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देश पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई, आपकी दुश्मनी पाकिस्तान से है या आपकी लड़ाई और आपकी दुश्मनी देश में भारत में रहने वाले मुसलमानों से है। ये